बोरीवली पूर्व के दौलत नगर कस्तूरबा पुलिस थाने की हद में नशीले पदार्थ जैसे एमडी, गरद और गांजे की बिक्री की जाती है। नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले पुलिस समर्थन से बेलगाम हो चुके हैं, जिसके चलते मुबरक इकबाल शेख और अनवर मिर्शाह शेख ने मामूली विवादों पर महिला किरण सागर सूर्यवंशी ने महिला के घर के बाहर बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला का सर फट गया और महिला की नाबालिग बेटी को भी हाथ पकड़कर घसीट कर मारा है। किसी तरह बचकर लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन इन गुंडों की दहशत किसी ने भी मदद नहीं की। भुक्तभोगी कस्तूरबा पुलिस थाने पहुंची और पुलिस ने खानापूरी करते हुए दिनांक 3 सितंबर 2024 को FIR 626 भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1), 115, 351 तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रग्स विक्रेताओं को केस में भी बचाने का काम किया है, क्योंकि भुक्तभोगी महिला की नाबालिग बेटी को भी मारा और हाथ पकड़ के घसीटा था। महिला ने बताया था पुलिस ने नहीं लिखा। महिला ने अनपढ़ होने का फायदा पुलिस ने उठाया। महिला का बयान सही पुलिस ने नहीं लिखा। अगर सही से बयान लिखती तो पुलिस को पॉस्को की धारा भी लगानी पड़ती। आरोपी ड्रग्स विक्रेता और कस्तूरबा पुलिस को मोटी रकम टाइम टू टाइम पहुंचाई जाती है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों को बचाने का काम किया है। बोरीवली पूर्व में उत्सव होटल के सामने दौलत नगर में कई लोगों से ड्रग्स बिक्री करते हैं। क्षेत्र के छोटे बड़े सभी जानते हैं कि यह लोग ड्रग्स बेचते हैं। क्षेत्र में दहशत फैला रखी है, जिसके कारण डर से लोग मुंह नहीं खोलते हैं। इन आरोपियों ने क्षेत्र में दहशत फैलाई हुई है। पुलिस द्वारा ड्रग्स बिक्री को बंद करवाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ड्रग्स की बिक्री बंद नहीं कर सकती है। रुपयों की चमक के चलते दौलत नगर में ड्रग्स बिक्री को बंद करवाना नहीं चाहती है। भुक्तभोगी महिला ने पहले भी इन लोगों के खिलाफ कस्तूरबा पुलिस थाने में कई बार NC की थी, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जिसके कारण आज बड़ी घटना को इन गुंडों ने अंजाम दिया है। अगर पुलिस ठोस कार्रवाई करती तो आज यह घटना नहीं होती। मेरा नाम किरण सागर सूर्यवंशी है। हम लोग रिक्शा में गए थे होटल के पास, सनातन होटल। वहाँ पे झगड़ा दूसरे का हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग गए तो जो लड़के ने दूसरे को मार रही थी तो हमने उसको थोड़ा गाली दी है, बड़वा बिड़वा। तो उधर मुबारक शेख भी खड़ा था, तो चाइनीज़ लेने आया जो होटल के पास भी हम लोग भी थे। मैं उसको गाली दे रही हस्बैंड वाइफ, तो उसको लग रहा है कि उसको गाली दे रही। तो उधर हो गया झगड़ा बिगड़ा। फिर हम लोग रिक्शा लेके आए घर पे, गली में रुका के घर पे भी गए हम लोग। उसके 10-15 मिनट के बाद घर पे आके ड्रम में से मैं पानी ले रही थी। मेरे बच्चे पार्किंग पे था, लड़का मंडप में था और लड़की और मैं थे। हस्बैंड दूसरे घर पे सोने चले गए थे। 1-1:15 बज रहा था जब तो मैं पानी लेने गई तो सीधा आया, बाल खींच के लेटाते हुए दूसरे गली में लेके गया। उधर अंधेरा पूरा था। आदर्श बैंक के सदस्य व पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने आदर्श संस्था के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि आरोपियों ने ANC के तहत सुरक्षित संपत्ति बेच दी। हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को इस संस्था में लगाया गया पैसा मिले। अब कई संस्थान जिन्हें धीरे धीरे जमाकर्ता मिल रहे थे वे बंद हो गए हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने आरोप लगाया कि आधार संस्था के तहत सुरक्षित संपत्ति को फरार आरोपी तहसीलदार की मिलीभगत से बेचा जा रहा है और सहकारिता मंत्री अतुल सावे का PA भी जमीन खरीद रहा है। के बाद पता चला कि आदर्श के ही डायरेक्टर्स और चेयरमैन जो हैं वो यशस्विनी पथ संस्था के अंदर हैं। फिर वही डायरेक्टर्स जो है वो कृष्णा पथ संस्था के अंदर है। यानी कि इनका धंधा हो गया था कि बहुत सारे पथ संस्था खोल देना, लोगों को लालच दिलाना कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। ये मामले के पीछे हम पिछले 1.25 साल से लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई इसमें डाले हैं, उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदर्श नागरिक पथ संस्था ये एक ऐसी पथ संस्था है
कि जहां पर पहली मर्तबा किसी पद संस्था के ठेवीदारों को, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिलना वापस हो रहा है, चाहे वो 10,000 हो, 25,000 हो, अब वो 2 लाख शुरू करेंगे, फिर 5 लाख शुरू करेंगे, तो ये पैसा धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो रहा है। ऐसे कई सारे पद संस्था है जो कई सालों से डूबी हुई है, लेकिन उनके पीछे कोई पड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ कैसा मैनेज करके प्रशासन को, पुलिस को, डीडीआर ऑफिस को मैनेज करके वो पैसा लेकर गायब हो गए हैं। आदर्श के लिए हमने इनसे वादा किया था इनका 1-1 रुपया वापस करेंगे। अब ये मामला जब यहाँ तक पहुँच गया है कि एमपीआईडी का ऑर्डर आ गया, एमपीआईडी के कई सारे प्रपोजल, सवों से प्रपोजल्स डीजी ऑफिस के अंदर पड़े हुए हैं, सिर्फ आदर्श का नोटिफिकेशन हम निकालने में कामयाब हुए। अब वो वक्त आया था कि एमपीआईडी के अंदर जितने भी आदर्श की प्रॉपर्टीज है उसका लीलाव करके ये पैसा वापस इन्हें दिया जाना है। तो अब पता चल रहा है कि जो फरार आरोपी है वो फरार आरोपी तहसीलदार से मिलकर ये प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे 3 प्रॉपर्टीज हमारे सामने आए जिसके पूरे दस्तावेज लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए। कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों को हमने पूरा बताया, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए, उनको पूरा बताया कि किस तरीके से। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले का लड़का भी है तो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जालना के एक धन्ना सेठ भी ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि सहकार मंत्री जो इस जिले से ताल्लुक रखते हैं, इस शहर से ताल्लुक रखते हैं, उनका पीए भी ये जमीन खरीद ले रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर ये जमीन खरीद रहे हैं तो इनका पैसा इन्हें वापस कब मिलेगा करके। तो हमने ये जब शिकायत दर्ज कराई तो तहसीलदार को बुलाया गया और तहसीलदार ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद 3 मिनट के अंदर उसने ये कहा कि ठीक है, मैं वापस ये प्रॉपर्टीज वापस लेके आ जाता हूँ जिसने बेचे हैं करके। हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर रजिस्टर होगी, तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई तुमने बेईमानी करके है तो ये सब इसके अंदर फेरफार कर डाले, और जब हम सामने लेकर आए तो तुम हमको ये कहते हैं कि नहीं मैं वापस लेकर आ जाऊंगा। हमने फिर पुलिस कमिश्नर को ये बताया और उनसे ये मांग की कि अगर आपके लेटर देने के बावजूद भी अगर ये फेरफार हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के अधिकारी जो है ये पैसा लेकर ये सब धंधा कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि मैं ऑलरेडी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कोताही हुई है तो उसके खिलाफ हमने इंटरनल इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए है, और जो अधिकारी कलेक्टर ऑफिस से संबंधित है उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कलेक्टर के साथ चर्चा करके उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमें एफआईआर रजिस्टर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऐसा कोई दूसरी जगह के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो सब अधिकारी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बेच नहीं सकते है करके। अब कल जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि माननीय हमारे सहकार मंत्री अतुल सावे साहब के पीए ने भी ये प्रॉपर्टी खरीद ली है करके, तो आज उन्होंने एक पेपर के अंदर बयान दिया और ये कहा कि इम्तियाज़ जलील झूठ बोल रहा है करके, और मैं इम्तियाज़ जलील के खिलाफ मानहानि का दावा कोर्ट में दायर करूंगा। उन्होंने कहा कि जो बंदे ने प्रॉपर्टी ली है वो मेरा पीए है ही नहीं करके। तो मैं मेरे मित्र अतुल सावे साहब को बताना चाहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील जब मुंह खोलता है तो जब तक उसके पास पुरावे नहीं रहते हैं तो मुंह नहीं खोलता हूँ। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका पीए नहीं है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ साहब, वो तस्वीरों से ये साफ हो जाएगा। ये गृह निर्माण मंत्री माननीय अतुल जी सावे साहेब यांचे सुए सहायक आमचे मित्र श्री उल्हास पाटिल, ये आपके सुए सहायक है, पीए है। ये आपकी जब मीटिंग हो रही है, जब आपके सरदार के साथ आप बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो पीछे बंदा पट्टा डाल के खड़ा हुआ है ये आपका पीए है। इसके बाद जब अजीत दादा के साथ आप बैठे हुए हैं तो पीछे जो पट्टा डाल के बैठा खड़ा हुआ है वो आपका पीए है, वरना कोई भी जा नहीं सकता है। तो अगर अतुल सावे साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर है हिम्मत तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा ठोक के दिखाओ, मैं तुम्हारे को अदालत के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये महाशय ने गरीबों की प्रॉपर्टी ली है, ये आदर्श के ठेकेदारों की प्रॉपर्टी खरीदी है, और आप कह रहे हैं कि ये मेरा कोई है ही नहीं करके।
ये देखिए, ये इनका काम था। ये मुख्यमंत्री ने इनके पैसे दिलाना चाहिए था, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाना चाहिए था, जिसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। लेकिन अब जब मामला सामने आ गया तो सीधा कह दे रहे हैं कि मेरे है ही नहीं पीए करके। चलिए, आप केस लड़ाइएगा मेरे खिलाफ, अदालत के अंदर बात होगी। दूसरे जो कालिका वाला मामला है जालना जी, वो भी धरना से देखिए, पीसा देवी के अंदर जो जमीन बेची गई है उसका मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो कम से कम वो 4 से 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ही है। लेने वाले कौन है? तो लेने वाले जालना के गोयल सेठ बोल के है, बता रहे बहुत बड़े धन्ना सेठ है इसमें। ये ऑर्डर भी किसने पास किया? तो यही तहसीलदार साहब ने पास किया है करके इसमें। तो हमारा ये सवाल है कि तहसीलदार साहब को इतना इंटरेस्ट क्या था जब उन्हें मालूम है कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, फेर फार कर नहीं सकते, लेकिन उसने कहा कि भैया मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, मैं ना पुलिस को गिनूंगा ना किसी को गिनूंगा, और मैं मेरा ऑर्डर पास करते रहूंगा। उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर लिए है। अब तहसीलदार का वक्त आ गया है कि वो भी घर पे जाके बैठ जाए और वाड़ू का धंधा शुरू कर दे। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते आज लातूर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके दौरे पर आयोजित सभा के लिए आए हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने सभा खत्म होने के बाद उदगीर तहसील के हैर और लोहार इन गांव में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए खेतों में जाकर सभी फसलों का निरीक्षण किया। जहां पर निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस वक्त मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, उसी वक्त हमने इस क्षेत्र के कमिश्नर और सभी जिला अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पंचनामा करने के निर्देश दिए थे। आज हमने लातूर के प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां पर हमने देखा कि खेतों में पानी भरने के कारण सोयाबीन के साथ सभी खरीफ की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर जल्द से जल्द सर्वे किया जाएगा और किसानों को मुआवजा मिलेगा। हमने किसानों को मदद मिलने के लिए NDRF के नियमों को भी बदला है। 2 हेक्टेयर की जगह 3 हेक्टेयर का नया नियम लागू करके ये सरकार किसानों के पीछे खड़ी है। वहीं अब पीड़ित किसानों का नुकसान ना हो, इसीलिए हम सभी मानदंडों को छोड़कर किसानों को अधिकतम मुआवजा देंगे। पाणी केलेले आहे, काय चित्र पाहायला मिळतं आणि शासन शेतकऱ्यांना काय दिलासा देणार आहे? नाही, जेव्हा मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली त्याच वेळेस आम्ही विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या की तात्काळ त्याचे पंचनामे करा, आणि कृषी मंत्री देखील आमच्या संपर्कात होते, तेही फिरत होते। आणि आज इकडे आम्ही आल्यानंतर या जिल्ह्यात देखील सोयाबीनचं नुकसान झालं। मागच्या शेतात गेलो होतो तर पूर्ण शेतामध्ये पाणी होतं, त्यामुळे युद्ध पातळीवर पंचनामे होतील आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळेल। आणि शेतकऱ्यांना आपल्याला माहीत आहे, मदत देताना आम्ही कधी नियम निकष सगळे बाजूला ठेवले, NDRFचे नियम बाजूला ठेवले, 2 हेक्टरचे 3 हेक्टर केले आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभं राहिलेलं आहे। आणि म्हणून यावेळेस देखील चांगली पिकं हातात ओढण्याशी आलेली, पावसामुळे अतिवृष्टीमुळे याचं नुकसान झालेलं आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार पूर्ण ताकदीने उभं राहील। पंचनामे युद्ध पातळीवर झाले की त्यांना आम्ही नुकसान भरपाई तात्काळ देऊ। पॅकेज वगैरे काही जाहीर करणार नाही, आता ह्याच्यामध्ये पहिला पंचनामे झाले की त्याचा अहवाल येईल, अहवाल आल्यानंतर मस्त पुढचं आम्ही जे काही आतापर्यंत केलंय, आतापर्यंत आम्ही नियम निकष विकस सगळे बाजूला ठेवले। कशी परिस्थिती आपण पाहणी केलेली आहे स्वतः? ते मागच्या शेतात तर पूर्णपणे पाण्यातच शेत होतं, हे तर शेंगा आल्यात, पण हे शेंगा आता काय उपयोगाच्या नाही आहेत, त्यामुळे झालेलं नुकसान शेतकऱ्यांचं आहे आणि त्याचं नक्कीच सरकार त्याचं नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना। मांजरा आणि तेरणाचा जो संगम होतो औरा शहाजानीजवळ लातूर जिल्ह्यात, कर्नाटकामध्ये ते पाणी जातं आणि तिथले जे कोगळी बॅरेजेस आहे त्याचे दरवाजे योग्य वेळी न उघडल्या कारणानं हजारो हेक्टर शेतजमीन बॅकवॉटरमुळे पाण्यात गेली महाराष्ट्रात। ते दरवर्षी होतं। नाही, बरोबर आहे, त्याची देखील माहिती घेऊन त्याचा कायम कसा त्याचा उपाययोजना केली जाईल ते, पण आता सध्या शेतकऱ्याच्या मागे उभं राहणं हे गरजेचं आहे आणि सरकार आतापर्यंत जशी सरकारने मदत केली शेतकऱ्याला तशी मदत करेल।